नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। एक खास चर्चा के साथ आज हम यहां पर मौजूद हैं। इंस्टीट्यूशंस जो हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, क्या उसके ऊपर अपना चाबुक चलाया जा रहा है? विश्वविद्यालय के बहाने सरकार अपना मोहरा बनाने की कोशिश कर रही है। आज हल्ला बोल की सवाल आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर है, यहां से देखें। कैंपस जो है उसमें कोहराम मचा हुआ है। सबसे पहले सवालों से शुरुआत करते हैं। विश्वविद्यालय को अपना मोहरा बनाने की कोशिश में है क्या सरकार? आपको सोचना पड़ेगा। आज हमारे डिस्कशन में इस पर निष्कर्ष हमें निकालना पड़ेगा। रोहित वेमुला का समर्थन करने पर आईएमसी के प्रोफेसर का इस्तीफा, बहुत बड़ा सवाल। क्या यही वजह थी? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध क्यों हो रहा है? जिस लड़की का नाम सामने आ रहा है, बताया जा रहा है कि उसका एडमिशन किसी रिजर्व सीट पर हुआ और उसने गलत दस्तावेज दिया और वो लड़की कह रही है कि मुझे टारगेट किया जा रहा है। खैर, एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जे की मांग के विरोध का क्या मतलब है? हालांकि ये जो दर्जा दिया जा रहा था, इसका बकायदा खुद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसका विरोध किया। फिर उसके बाद क्या क्या हुआ वो भी हम आपको बताएंगे। बीजेपी नेताओं के ताबड़तोड़ हमले ने कन्हैया का कद बढ़ा दिया है क्या? एक बोलते हैं जुबान काट लो, एक बोलते हैं कि अगला जिन्ना पैदा नहीं होने देंगे। क्यों अपनी जुबान फिर से खराब कर रहे नेता? लेकिन क्या केंद्र सरकार देश की यूनिवर्सिटी और शिक्षण संस्थानों को अपना मोहरा बना रही है? एक सवाल है ये। इस सवाल ये इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि जेएनयू के बाद अब दूसरे विश्वविद्यालय से भी केंद्र के खिलाफ आवाजें सामने आने लगी हैं। इतना ही नहीं, अगर पहले इतिहास के पन्नों में देखा जाए तो कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें बकायदा अनिल काकोडकर के जो एलिगेशंस थे, दिल्ली के डायरेक्टर आईआईटी का रेजिग्नेशन था, उसको लेकर ये चीजें क्या लगती हैं कि क्या अब यूनिवर्सिटी टारगेट पर है? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। क्या इन सभी शिक्षण संस्थाओं में केंद्र की सरकार दखल अंदाजी कर रही है? क्या इन सभी संस्थानों में दिल्ली में बैठी सरकार हस्तक्षेप कर रही है? क्या सरकार इन सभी संस्थानों को अपना मोहरा बना रही है? यही आरोप कन्हैया कुमार भी तिहाड़ से निकलने के बाद लगा रहा है। हम लोगों को गंभीरता से कुछ सोचने की जरूरत है कि जेएनयू पे हमला एक नियोजित हमला है, इस बात को आप समझिए। और ये नियोजित हमला इसलिए है कि आप ऑक्यूपाई यूजीसी मूवमेंट को डिलेजिटिमेट करना चाहते हैं। जेल से रिहाई के बाद कन्हैया के तेवरों को पूरे देश ने देखा। 21 दिन की जेल काटने के बाद कन्हैया ने सरकारी सिस्टम पर बयानों के हथौड़े बरसाने शुरू कर दिए। 2 दिन के बाद भी कन्हैया के बयानों की गूंज दबी नहीं। अलबत्ता दूसरे विश्वविद्यालयों में गाहे बेगाहे सरकारी दखल का सवाल मंडराने लगा। ताजा मामला इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का है, जहां छात्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष इस दफा उत्पीड़न के आरोपों का पुलिंदा थामे दिल्ली तक गुहार लगा रही है। वैसे जेएनयू की तरह इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी छात्र गुटों के संघर्ष की जमीन पर सियासी या यूं कहें सरकारी दखल की आग के भड़काने का इल्जाम लगाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की मदद से जीती छात्र संघ की महिला नेता अपने उस विरोध को हथियार बना रही हैं, तैनात से जुड़ता हो। आरोप ये कि चुनाव में एबीवीपी के प्रत्याशी को हार मिली, लिहाजा केंद्र के इशारे पर फर्जी तरीके से एडमिशन लेने की बात निकाली जा रही है। अब देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान आईआईएमसी में भी केंद्र की दखलंदाजी का आरोप मंडराने लगा है। आईआईएमसी के एक प्रोफेसर अमित सेनगुप्ता ने सियासत का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया है। अमित सेनगुप्ता का तबादला ओडिशा कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने पत्र के जरिए नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा है कि रोहित वेमुला, जेएनयू और एफटीआईआई के पक्ष में बात कहने की सजा मिली है। ऐसा लगता है मुझे जानबूझकर निशाना बनाया गया है, क्योंकि मैंने रोहित वेमुला के समर्थन में प्रदर्शन किया। मैंने जेएनयू और एफटीआईआई मुद्दे पर भी सरकार के रुख का विरोध किया। शिक्षा संस्थानों पर सरकारी हस्तक्षेप के आरोप का मामला दिल्ली और इलाहाबाद से होता हुआ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की चौहद्दी में दाखिल हो चुका है। एएमयू के वीसी जमरुद्दीन शाह की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात है। मुलाकात का मुद्दा यही यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक ओहदा देने की मांग पर
अड़ंगा लगाने की कोशिश हो रही है। बात कुछ महीने पुरानी जरूर है, लेकिन पुणे के फिल्म संस्थान FTII के कुछ छात्रों ने भी केंद्र पर अपनी नीतियों और अपने लोगों को जबरदस्ती थोपने का आरोप लगाया। इल्जामों का दौर तेज है। अब बारी केंद्र की सफाई या जवाब की है। तो उन लोगों ने ही ना ऐसा माहौल बना दिया है। आज तक ब्यूरो। हम आपसे 1-to-1 बात करते हैं। लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को लेकर आज दो बड़े बयान आए। एक अमित शाह जी का, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से ज्यादा उन्होंने देश के ऊपर बयान दिया। लेकिन योगी आदित्यनाथ, उनका क्या बयान हो सकता है, आप खुद ही देख लें। भारत तेरी बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, ये नारे लग रहे हैं। और शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष वहां जाकर कहते हैं इनको सुनना चाहिए, इनको बोलने देना चाहिए, इनको अभिव्यक्ति की आजादी। मैं पूछता हूं सारे कार्यकर्ता को, आप इसको अभिव्यक्ति की आजादी मानते हैं क्या? जोर से मुझे मानते हैं? मित्रों, अगर ये नारे अभिव्यक्ति की आजादी है तो देशद्रोह क्या हो सकता है? देखिए, भारत की किसी भी शिक्षण संस्था में हम लोग जिन्ना नहीं पैदा होने देंगे, और जिन्ना पैदा होने से पहले ही इस प्रकार के तत्वों को दफना दिया जाएगा। सुना आपने। यहां पर हमारे साथ दो स्टूडेंट्स हैं, दो लीडर्स हैं, वो बड़े ध्यान से सुन रहे थे। सुचेता डे हमारे साथ हैं, लीडर आयसा, फॉर्मर प्रेसिडेंट JNU, आपका स्वागत है। रवि रंजन ABVP के लीडर हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट JNU, आपका भी स्वागत है। दोनों फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, लेकिन अब हमारे साथ जो बड़ा पैनल है उसका स्वागत करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है GVL नरसिम्हा जी, स्वागत है आपका, नेशनल स्पोक्सपर्सन BJP। हमारे साथ प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय, लीडर CPI, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ संजय झा है, स्पोक्सपर्सन कांग्रेस, बहुत बेबाकी से बोलते हैं, आपका भी स्वागत है। और सोमनाथ भारती जुड़ने वाले हैं। शुरुआत BJP से। सर, ये एपिसोड्स हैं, IMC का प्रोफेसर वो कुछ बोलते हैं, AMU की ऑटोनॉमी, चलिए उसमें तो कोर्ट ने कुछ बोला, और उसके बाद अब उस टाइम की केंद्र सरकार ने बोला कि हां माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए, और अब आपके पाले में गेंद है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ऋचा सिंह कहती हैं क्योंकि मैं यहां पर ABVP से नहीं हूं इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। और इसके अलावा IIT दिल्ली के डायरेक्टर का रेजिग्नेशन, पहले के एपिसोड्स न्यूक्लियर साइंटिस्ट अनिल काकोडकर का एलिगेशन, फिर जर्मन और संस्कृत का जो रो था जिसपे एंजेला मार्केल ने आके मुलाकात की। क्या समझा जाए, आखिर क्या हो रहा है देश में एजुकेशन को लेकर? हम विवादों में ही पड़े रहेंगे या वाकई में बच्चों के बारे में भी सोचेंगे? पहले मैं कहूंगा कि आप ऐसे सारे विषयों को मिलाकर एक चर्चा का विषय बना रहे हैं। ये अपने आप में जर्मन थर्ड लैंग्वेज को लेकर जो सरकार ने किया, बिल्कुल सही किया। आपको इसमें तकलीफ यदि है तो मैं समझता हूं ये आपकी तकलीफ का कारण ही गलत है, क्योंकि इस देश में जो लैंग्वेज लिंग्विस्टिक पॉलिसी है उसके तहत जो परिवर्तन करना था सरकार ने वो परिवर्तन करने के लिए पहल किया है। तो इसलिए आप पॉलिसी विषयों को और इस चलिए, ये तो आपके पसंद की बात हो गई, उनको ये तो आपके पसंद की बात हो गई। IMC कंट्रोवर्सी पे क्या कहेंगे आप? पसंद की बात नहीं, हाँ? IMC की जो कंट्रोवर्सी है वहां पर प्रोफेसर ने कहा कि मैंने रोहित वेमुला के समर्थन में प्रोटेस्ट किया, इसने मेरा इस्तीफा मांग लिया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ऋचा सिंह ने यहां पर बयान दिया है, अनिल काकोडकर ने कुछ कहा था, IIT दिल्ली के डायरेक्टर का रेजिग्नेशन था। इन सब पे क्या कहेंगे आप, बताइए जरा। मैं बता रहा हूं, एक एक विषय अलग अलग है, इसको मैं समझा दूंगा आपको। ठीक है। जो इलाहाबाद का विषय है, जो प्रश्न जो उठाए गए वो उनकी एडमिशन को लेकर, वो रिजर्वेशन कैटेगरी में सीट देना था और इनको जनरल कैटेगरी से दिया गया। क्या यहां किसी भी बैठे हैं, क्या ये चाहते हैं रिजर्वेशन, जो जिन बच्चों के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, पीड़ित जो पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, दलित वर्ग के बच्चों के लिए, उनके आरक्षण के बारे में सवाल किसी को उठाना जायज नरसिम्हा जी, माफी चाहता हूं, मैं आपको रोक रहा हूं बीच में, माफी चाहता हूं। एडमिशन आपकी यूनिवर्सिटी ने दिया तो गलती यूनिवर्सिटी की है, उसमें यूनिवर्सिटी के सिस्टम का फेलियर है। नहीं, उसकी जांच
आपने एडमिशन दिया ही क्यों? तो यदि गलती हुआ है, जिन्होंने कैसे भी हो गलती गई? किया है उसके कैसे लिए हो गई? जिन्होंने भी गलती किया आप है, अभी जितने यदि भी वो पैनल पे policy- लोग बैठे आप सुन लीजिए हैं ना उनको थोड़ा। बोल रहे हैं कि आप अगर एक सुन लीजिए रिजर्व ना। कैटेगरी के बच्चे का नुकसान होता है, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं ये Yes. कि आखिर कैसे पॉसिबल है कि एक रिजर्व कैटेगरी के बच्चे का नुकसान हो गया? इन द वेरी फर्स्ट प्लेस इस पे जीरो टॉलरेंस क्यों नहीं थी? नहीं, बिल्कुल अभी होगा। अभी जो वहां जो एक जांच कमेटी ने रिपोर्ट दिया अब है, पछताए ये क्या कल हो? या परसों रिपोर्ट दिया है, तो उस पर बिल्कुल चर्चा होगा Okay. कि सरकार ठीक है। पिछड़े वर्ग और दलते वर्ग के ठीक बच्चे है। के लिए अन्याय बिल्कुल कतई नहीं मैं सहेंगे। ऋचा सिंह से भी बात कर रहा हूं। इसमें जो भी ठीक है, गलत ठीक है, हुआ, ठीक है। उसके लिए हम एक्शन लेंगे। एक मिनट, ऋचा सिंह का जो कहना है एक बार सुन लेते हैं। ऋचा, क्या आपको यह लगता है कि मानव संसाधन मंत्रालय के इशारे पर आपके खिलाफ साजिश रची गई है? देखिए, मैं ये कहना कि किसके इशारे पे साजिश रची जा रही है, लेकिन एक बात तो तय है कि पूरे देश में जहाँ पे स्टूडेंट मुखर है, जो सवाल उठा रहा है, उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और उसी तहत इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, देखिए, मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में यहाँ की अराजकता, अव्यवस्था और जो गलत नियुक्तियाँ हैं जो कुलपति के द्वारा की गई, उसके ऊपर सवाल उठाया हुआ है। और मेरे ऊपर ये सारी चीज़ें इसीलिए की जा रही हैं, और इसके सिवा और कोई मामला नहीं है। ये इंटरनल एक साजिश है जिसके तहत, देखिए, ये साजिश है कि नहीं है ऋचा, ये चीजें, ऋचा, ये साजिश है कि नहीं है, ये सारी चीजें तो जो यूनिवर्सिटी ने एक इंक्वायरी बैठाई है उसमें साफ हो जाएगा। सरकार बने 20 महीने हो चुके हैं, आप अब बोल रही हैं, उसी दरमियान कभी आपका एडमिशन भी हुआ था, आप अब बोल रही हैं क्या रोहित वेमुला से इंस्पायर होकर, क्या रोहित वेमुला बनने की कोशिश कर रही हैं आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में? सीधे सीधे जवाब दीजिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस समय सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में विशेषकर कहीं ना कहीं केंद्र का दखल तो है, और इससे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। उसी तरीके से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को भी, हैदराबाद को हमने देखा, हमने जेएनयू को देखा, हमने एफटीआईआई को देखा, हमने हैदराबाद यूनिवर्सिटी को देखा, तो इन सारी यूनिवर्सिटी के बाद अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को टारगेट करने की कोशिश की। ऋचा, आपने एक बात बोली, एक मिनट, आपने एक बात बोली यहां पर कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में केंद्र का दखल है। कब नहीं था यह दखल? संजय झा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आज मैं पहली बार आपसे बीजेपी के ऊपर रिएक्शन नहीं मांग रहा हूं सर, मैं आपसे कोई रिएक्शन नहीं मांग रहा हूं बीजेपी ने जो भी बोला, मैं आपसे उस पर रिएक्शन मांग रहा हूं जो आपके लोगों ने अभी तक बोला है। थोड़ा सा मैं हिस्ट्री में लेके जाऊंगा। दरअसल ये बात है 2013 की, और 2008 में आपकी सरकार थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की गीता आनंद ने एक लेख लिखा था, और उसमें लिखा था, thousands of students were being turned away because institutions could not meet all the dictats formulated by bureaucracies like All India Council for Technical Education, University Grant Commission, both come under HRD Ministry। यानी उन्होंने सीधे सीधे वॉल स्ट्रीट जर्नल में ये लिखा था, गीता आनंद ने, कि आपके जो HRD मिनिस्ट्री के अंदर जो होता है वो सब ब्यूरोक्रेसीज होती हैं और उनके डिक्टेट्स होते हैं। इतना ही नहीं सर, रुक जाइए, राहुल गांधी की मैं बात कर रहा हूं। राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में कंप्लेन किया था, 2013 की बात कर रहा हूं मैं, कि इंडियन मेडिकल कॉलेज जो है उनकी जो फीस है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ज्यादा है। आपके शशि थरूर ने कहा था एक समिट में कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट वो एक आइलैंड है इन अ सी ऑफ मीडियोक्रिटी। ये सब आपके लोग कह रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हायर एजुकेशन की, प्राइमरी एजुकेशन का तो मैं जिक्र ही नहीं कर रहा हूं, जहां पर अटेंडेंस 30% है और न जाने कितने सालों से आ रही है, उस पर कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन ये आपके लोग कह रहे हैं एजुकेशन में इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं, एजुकेशन में मीडियोक्रिटी की बात कर रहे हैं। देश को आपकी सरकार ने सबसे ज्यादा चलाया। जवाब दें अपना। निशांत जी, देखिए, जो राहुल गांधी जी ने कहा, जो शशि थरूर जी ने कहा, और आपने भी जो यहाँ पर समस्याओं के बारे में चर्चा किया है वो उचित है। यहाँ पर इसमें दो राय नहीं है, और मैं इसमें इत्तेफाक रखता हूँ कि भारत में हमारी शिक्षा में परिवर्तन लाना, रिफॉर्म, आप एग्री करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी इंटरफेरेंस आपकी सरकारों की भी रही है? यू एग्री? डू यू एग्री विद दिस? आप इससे सहमत हैं? मैं कह रहा हूं कि हमारे शिक्षा संस्थाओं में सुधार लाना, ताकि रेड टेप कम हो, ताकि डिस्क्रिशनरी इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप कम हो, ये जरूरी है। इस पर तो हमेशा से चर्चा हो रही है, और हमारी एचआरडी मिनिस्ट्री ने तो बहुत ही इसमें सुधार लाया। इसीलिए आपकी एचआरडी मिनिस्ट्री को ही क्रिटिसाइज किया जा रहा है। निशांत जी, मैं आपको
सर नहीं, सर 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 देखिए, सर सर देखिए, सर बहुत सर बड़ा सर फर्क जो है, देखिए फर्क समझिए निशा जी, आपके एक मिनट, सैम निशा जी, पिट्रोडा एक सर सेकंड सुनिए। उसी जो 2013 फर्क में जो है, एक मिनट सर, माफी आप चाहता हूं सुनिए, संजय जी, इतना 30 मैं आ सेकंड रहा हूं, मैं ब्रेक के बाद आपके पास फिर आ रहा हूं, लेकिन हाँ, एक मिनट सुन बोलिए। ले। सैम पिट्रोडा जो पीएम के नहीं, एडवाइजर मुझे हैं, खत्म तो करने उन्होंने ये दीजिए। कहा द सिस्टम ओवरऑल इज ओवर रेगुलेटेड, ये उन्होंने कहा था, और रेगुलेटेड की तरफ जिक्र था सरकार की तरफ से। तो बिल्कुल, मैं आपको देखिए, मेरा भी शिक्षा भारत के ही यूनिवर्सिटीज में हुआ है। मैं आपको खुद कहना चाहता हूं, मेरे भी बच्चे यहां पढ़े हुए हैं। हम सब जानते हैं कि ये जो भी बदलाव लाना है ये अनिवार्य है, और इस पर बातचीत होकर बदलता है, पूरा माहौल बदलता है। लेकिन अभी इस वक्त हम बात कर रहे हैं किस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरएसएस की विचारधारा आप को घूम गए वहां हमारे शिक्षा की आप घूम गए वहां पर, हमारे मैंने आपसे यही सवाल पूछा था। आप यहां पर आरएसएस का एक टार्जन स्विंग बन गया। यहां पर आरएसएस का नाम पकड़ो और झूल जाओ उसके साथ। मैं ये बोल रहा हूं, आपकी सरकारों का भी तो इंटरफेरेंस था। आपका एक बार फिर स्वागत है। दिनेश वार्ष्णेय जी हमारे साथ है। दिनेश जी, चाहे रोहित वेमुला का मुद्दा हो या फिर जो मैंने अभी कांग्रेस के दरमियान चीजें बताई हैं, इस देश का एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमेशा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बलि चढ़ता रहा है। देखिए, हम शुरू से ये कहते रहे और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक निश्चित मत है, और हमेशा इसके लिए हम बार बार रेजोल्यूशन भी पास करते रहते हैं अपनी राष्ट्रीय परिषद में, और सरकार को भी कहते हैं, पार्लियामेंट में भी कहते हैं, बाहर भी कहते हैं कि विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। एक दूसरा, विश्वविद्यालयों में अपनी विचारधारा थोपने की आदत नहीं करनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि विश्वविद्यालयों में जो ये भगवाकरण की नीति चल रही है, ये तब भी इन्होंने चलाने की कोशिश की थी जब माननीय वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, तब भी ये नहीं चला पाए थे। और सिलेबस का निर्धारण विश्वविद्यालयों में जो होता है वो प्रोफेसर, स्टूडेंट्स और टीचर्स मिलकर करते हैं, आपस में मीटिंगें करके। इनको ये पता होना चाहिए, अगर आप ये स्वायत्तता हटाएंगे, विश्वविद्यालय में भगवाकरण का आरोप आपने लगाया। नरसिम्हा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं आपके पास आ रहा हूं, मेरे पास एक बहुत जल्दी एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक से पहले दिनेश वार्ष्णेय जी ने कहा शिक्षा का भगवाकरण। कांग्रेस से हमने सवाल पूछा कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा अपने अपने तरीके से एजुकेशन के ऊपर डोमिनेंस रखती हैं। हमारे साथ सोमनाथ भारती भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ दो खास मेहमान भी हैं, उनके पास भी मैं आऊंगा। लेकिन सबसे पहले सोमनाथ जी। आवाज नहीं आ रही, अभी आया फिर चला गया। आपको मेरी आवाज आ रही है सोमनाथ जी? नहीं आ रही है। खैर, जो स्टूडियो में हमारे गेस्ट हैं, ये जो पूरा इशू है, सबसे पहले सुचेता मैं आपसे चालू करूंगा। आयसा की लीडर है, फॉर्मर प्रेसिडेंट जेएनयू की रह चुकी हैं। आपसे ये जानना चाहूंगा, ये जो पूरा इशू है रोहित वेमुला का, उसके बाद कन्हैया ने रोहित वेमुला का नाम लिया, शुरुआत होती है अफजल से लेकर, उसके बाद धीरे धीरे रोहित वेमुला के इशू पर आ जाते हैं। क्या यहां पर यह समझा जाए कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत होती है जेएनयू में? क्या ये समझा जाए, या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हमेशा से रही है? क्योंकि आपने तो चिदम्बरम साहब का भी विरोध किया था जेएनयू में, मुझे याद है। एकदम जवाब दें इस पर। पॉलिटिकल माने जेएनयू में पॉलिटिक्स होता है, और हम जेएनयू छात्र होने के नाते पॉलिटिक्स करने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि हमारा जिंदगी, हमारा भविष्य देश में किस तरह का राजनीति होता है उसके साथ डिपेंडेंट है। जैसे कि आपने रोहित वेमुला का बात उठाया, मेरा सवाल बड़ा स्पष्ट है। मेरा सवाल, देखिए आप खुद ही पॉलिटिकल पार्टी से हैं, तो जाहिर सी बात है पॉलिटिक्स तो होगी। मेरा सवाल यह है कि क्या आपके एजुकेशनल करिकुलम में, क्या आपके एजुकेशनल पॉलिसीज में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस शुरू से डोमिनेट कर रहा है, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हाँ या ना? अपॉइंटमेंट्स, आपका वाइस चांसलर कौन होंगे, आपके रजिस्ट्रार कौन होंगे, वो कैसे विचार से होंगे, ये तो जरूर पॉलिटिकली डिटरमाइंड है और हमेशा से रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जेएनयू में ऐसे वाइस चांसलर्स नहीं रहे हैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच में विश्वास ना करते हो। ऐसा नहीं है कि जेएनयू में ऐसे वाइस चांसलर नहीं रहे हैं जो जेएनयू के स्पिरिट पे विश्वास नहीं करते हो। क्विकली रिएक्शन रवि, आपका देखिए, आपने एक पॉइंट रखा है, मैं इस पॉइंट को आगे लेके जाऊंगा। रवि, आप एबीवीपी यूनिट के लीडर रहे हैं जेएनयू में, आपका रिएक्शन इस पे, क्या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है? देखिए, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मतलब अपॉइंटमेंट्स में, पॉलिसीज में नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। अगर ऐसा होता तो मोस्टली जो टीचर हैं, आप जेएनयू में देख लीजिए, सब लेफ्ट डोमिनेट टीचर हैं, उनकी आइडियोलॉजी लेफ्ट की है। अगर पॉलिटिकल, क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है पिछले 60 साल तक, बीजेपी आया है, तो आपको तो ये समझना पड़ेगा कि वहाँ के जो टीचर्स के मोस्टली आइडियोलॉजी क्या है। आइडियोलॉजी तो वहाँ लेफ्ट डोमिनेट है, तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। दूसरी बात है कि 9 फरवरी की घटना के बाद जैसा चल रहा है कि केंद्र सरकार का दखल है, उससे पहले दखल कहाँ था?
9 फरवरी की जो घटना हुई, जिस तरह के नारेबाजी हुई, इसमें कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन आया उसमें कोर्ट ने माना कि इस तरह की घटना हुई है। कुछ नारे का नाम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में मेंशन है, कैसे नारे लगे हैं। आप एक पॉइंट बता रहे हैं यहाँ पर। मैं जीवीएल नरसिम्हा जी मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन वाशने साहब, ज्यादातर जो टीचर्स हैं उनकी आइडियोलॉजी लेफ्ट इंक्लाइंड है, लेकिन जो वाइस चांसलर होते हैं, ये जो दो यहां पर छात्र जेएनयू के, उनसे जो हमने इन्फर किया है, जो वाइस चांसलर्स होते हैं उनके अपॉइंटमेंट शुरू से कांग्रेस हो या बीजेपी हो उससे ज्यादा डोमिनेटेड रहते हैं। ये बात कुछ समझ से परे है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने थोड़ी देर पहले शिक्षा के भगवाकरण की बात की थी, यहां पर तो सारे मिक्स एंड मैच और पूरा डेमोक्रेटिक प्रोसेस दिख रहा है। एक मिनट मैम, एक मिनट डिफरेंशिएट करना जरूरी है। एक सेकंड मैम, जेएनयू के संदर्भ में कुछ बात मैं सुन रहा हूं आपकी बात। एक मिनट वाशने साहब बताइए। देखिए, जो वाइस चांसलर्स अपॉइंट होते हैं वो एक सर्च कमेटी अपॉइंट करती है। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में कई बार डायरेक्ट इंटरवीन करती हैं, कई बार इनडायरेक्टली इंटरवीन करती हैं बैकडोर से। पर सुचेता बिल्कुल सही कह रही हैं कि बहुत सारे वाइस चांसलर्स इन विश्वविद्यालयों में ऐसे भी आए हैं इस इंटरफेरेंस के बावजूद भी, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, विश्वविद्यालय की स्वायत्ता, वाद और विवाद की डिफेंस में लड़े हैं। और वो कहते हैं कि ये अगर विश्वविद्यालयों में नहीं होगा तो कहाँ होगा। परंतु आज जो माहौल बनाया जा रहा है, वो माहौल ये बनाया जा रहा है कि या तो आप भगवाकरण मानो, नहीं तो आप देशद्रोही हो। एक मिनट सर, आप भगवाकरण मानो, बस रुक जाइए, नहीं तो रुक जाइए। मैंने आपसे वैसे दफना दिया जाएगा। नरसिम्हा जी जवाब दे अपना। ओके ओके ओके, पॉइंट टेकन सर। वैसे आपने मेरे उस पॉइंट का जवाब नहीं दिया कि ज्यादा। मैं आ रहा हूं संजय जी आपके पास भी, और सोमनाथ जी आपके पास आ रहा हूं। आ रहा हूं सोमनाथ जी, मैं अभी आपके पास आ रहा हूं। हाँ बताइए जीवीएल नरसिम्हा जी। निशान जी, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब कहाँ हुआ कि आप राष्ट्र विरोधी नारे लगाएंगे? आप रोहित वेमुला का कहाँ सेलिब्रेट कर रहे थे? आपके मित्र, आपके छात्र उनकी अफजल गुरु की उनकी शहादत सेलिब्रेट कर रहे थे, देश को बांटने की नारे लगा रहे थे। आपने मैंने आपको बीच में नहीं टोका, प्लीज रुक जाइए, प्लीज। मैंने आप रुक जाइए, आपके पास आर्ग्यूमेंट्स नहीं है। ये निशान जी ये सही नहीं है। बताइए बताइए सर, बताइए। आप ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं आप, इतना हरामजादे क्या था? मेरा वक्तव्य नहीं सुनना चाहते? नहीं रोहित, निशान जी मुझे कंप्लीट कर सर, आप बोले, आपका पॉइंट मतलब है कि हम याकूब मेमन के बारे में सेलिब्रेट करते हैं। हमारे छात्र हैं, यूनिवर्सिटी को इग्नोर करके उनकी परमिशन के बिना हम अफजल गुरु की शहादत पर पूरे पोस्टर छापते हैं। पीडीपी ने क्या किया था? करते हैं, देश के खिलाफ नारे लगाते हैं। आप कौन होते हो पूछने वाले? यही इनको दिक्कत हो रहा है। सर, हम रिटोरिक में नहीं जाएंगे। सर, आपने अपना पॉइंट रखा है। एक मिनट सर, आपने अपना पॉइंट रखा है। एक मिनट कोई खड़े हैं। नरसिम्हा जी, आपने अपना पॉइंट रखा है, लेकिन मेरे शो का पहला सवाल, एक मिनट सर, मेरे शो का पहला सवाल था रोहित वेमुला को लेकर। आईएमसी प्रोफेसर का मेरा सवाल था, उस पर आपका जवाब स्पष्ट नहीं आया। आप जेएनयू चले गए, जो आपके मैटर ऑफ कन्वीनियंस है। मैं देता हूं। एक मिनट यहां पर जवाब देने के लिए और भी लोग हैं। पहले पूरे पैनल पे आने दीजिए, मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। संजय झा जी, आप आपकी डिबेट में क्यों इंटॉलरेंस हो रही है? सर, ये कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं सुनना रिटोरिक से काम नहीं चलेगा। संजय जी बताएं। ज्वाइन किया है आपको? मैं आ रहा हूं, सोमनाथ जी आ रहा हूं मैं आपके पास। निशान जी संक्षेप में एक मिनट, निशान जी देख सकते हैं। एक मिनट निशान जी, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं संक्षेप में यही कहना चाहूँगा कि देखिए, जो चिंताजनक जो विषय है, जिसके कारण लोगों में भी परेशानी है, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का ये षड्यंत्र है कि वो आरएसएस को हमारे संस्थाओं पर, शिक्षा की संस्थाओं पर, प्रचार की संस्थाओं पर पहले गुप्त प्रवेश से और आज खुलेआम उसको इजाजत दी है कि अपने विचारधारा को ठोपे। और यही चिंता की विषय है। और नहीं कहना चाहूँगा। ठीक है, सोमनाथ जी आपका रिएक्शन। जेएनयू में कोई सिलेबस चेंज कराने का कैंपेन तो नहीं चल रहा था? देखिए, जो आज जो हम सब ने देखा कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि सुप्रीम कोर्ट की क्लियर गाइडलाइंस थी कि कन्हैया कुमार को प्रोटेक्शन मिले, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हाई कोर्ट के डायरेक्शन थी कि इसकी सिक्योरिटी की पूरी तामझाम रखी जाए, लेकिन सेंट्रल दिल्ली में पोस्टर लगा करके उसको मारने की धमकी देने वाला भाजपा का आदमी अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। देश में कानून है कि नहीं? देश में कोर्ट है कि नहीं? किया इस प्रकार गलत बयान मत दीजिए। देसी कोर्ट से की तरह कानून को कोई हाथ में नहीं लेता है। एक कह रहा था कि 5 लाख रुपए में जीप काट लेंगे। एक कह रहा था 11 लाख
11 लाख के नाम रख रहा है उसकी जान लेने के लिए। बर्खास्त किया है। विक्रम चौहान जी अभी तक खुला घूम रहे हैं। केंद्र सरकार गुस्सा उन पे नहीं आता। केंद्र सरकार के तहत दिल्ली पुलिस है, पार्टी ने बर्खास्त किया है। दिल्ली पुलिस के अंदर पार्टी तो सरकार में भी है, बर्खास्त तो जेल जाना चाहिए पार्टी का काम है, उसको जेल जाना चाहिए। आदमी क्या कर रहा है बाहर? ऐसा इंसान जो खुले तालिबानी कल्चर को यहाँ प्रमोट कर रहा है वो बाहर घूम रहा है। समझ नहीं है तो मैं क्या करूं? ये जो हादसा हो गई, सरकार से बात करिए। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जिन्ना अगर जिन्ना पैदा होगा जेएनयू में उसको मार देंगे। अरे जिन्ना ने तो हिंदू राष्ट्र की बात कही थी, 2 नेशन थ्योरी जिन्ना की थी, तो जिन्ना को सपोर्ट करने वाले तो आप लोग हैं। आप कहां बहस को ले दूसरे जा रहे हैं भाई? सोमनाथ जी एक मिनट पीडीपी जाइए। को सपोर्ट कर क्या कर रहे हैं? आपने अपना पॉइंट रखा है, मैं इस पॉइंट पे जवाब दे रहा हूं। पीडीपी को सपोर्ट, एक मिनट सोमनाथ जी, आपने अपना पॉइंट रखा है, मैं उस पॉइंट पे जवाब दे रहा हूं। नरसिम्हा राव जी, आपने थोड़ी देर पहले मेरे ऊपर आरोप लगाया था इंटॉलरेंस का। मैं आपसे सवाल पूछूं, वार्षा जी एक मिनट रुक जाइए, वार्षा जी रुक जाइए प्लीज। निशान जी, मैंने आपको नहीं कहा था। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं नरसिम्हा राव जी, यहां पर ठीक है, पॉइंट नोटेड। आपका एक नेता यहां पर जीभ काटने की बात करता है, आपने उसको पार्टी के बाहर निकाल दिया, 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया, पॉइंट नोटेड। योगी आदित्यनाथ कहते हैं दूसरा जिन्ना नहीं पैदा होने देंगे। आपके एक नेता सड़क पे मार पिटाई करते हैं, पुलिस से जाते हैं, जमानत मिल जाती है, जो होता है। ये क्या पार्टी की तरफ से ये वाली टॉलरेंस काबिले बर्दाश्त है ऐसे लोगों के प्रति? क्या पार्टी से बर्खास्त करना कोई छोटी विषय है? क्या हमारी सरकार है उत्तर प्रदेश में? क्या सोमनाथ भारती को इतनी जानकारी नहीं है किसकी सरकार है उत्तर प्रदेश में? यदि उससे कोई केस बनता है आप उसको अरेस्ट कराइए। गुंडा सुन लीजिए सोमनाथ जी प्लीज रिटोरिक से रुक जाइए, सुन लीजिए, पहले जवाब सुन लीजिए, बताइए। वो बाहर घूम रहा है। एक मिनट सुन ले आप, पहले सुन ले वो क्या बोल रहे हैं, फिर आप बोलिएगा। आपके पास आ रहा हूं मैं, बताइए। या निशान जी, हिंसा के बारे में कोई भी कहते हैं, हम इनकी पूरी तरह निंदा करते हैं। हम एक व्यक्ति ने किया, हमारे पार्टी के एक सदस्य ने उनका बर्खास्त किया है। यदि उस पर कोई केस बनता है, राज्य सरकार को आप सरकार को आग्रह करिए। ये सारे आपके मित्र हैं। मैं आपको रोक रहा हूं, मुझे आपसे एक चीज बोलनी है, इस पैनल पे शायद लोगों को याद नहीं हो, ऐसे ही बीच में आपकी पार्टी के कई नेताओं के बयान हुए थे और उसके बाद बकायदा पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने नेताओं को तलब करके फटकार लगाई थी। उसके बावजूद भी यह बयानों का सिलसिला थम नहीं रहा है। क्या आपके लिए जरूरी नहीं है इंट्रोस्पेक्शन करना? क्योंकि हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं और ऐसे यूथ में ये नेता एक गलत मैसेज दे रहे हैं। आपका रिएक्शन इस पर नरसिम्हा राव जी? नहीं निशान जी, कोई भी गलत बयान देते हैं, हम हिंसा का बिल्कुल किसी प्रकार का हम समर्थन करते हैं। कोई भी हिंसा का बयान दे, हमारे पार्टी में नहीं रह सकते हैं, बिल्कुल स्पष्ट नीति है। लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी केवल राष्ट्र विरोधी ताकतों को है। कोई सीपीआई को राष्ट्र विरोधी बात कहने के लिए उनको अभिव्यक्ति की आजादी है, ये एसएफ को अभिव्यक्ति की आजादी है। कोई बाकी पार्टी के नेता को, बीजेपी को अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। ये कहां का न्याय है? कोई बीजेपी को नहीं है। हमें अभिव्यक्ति की आजादी संविधान कहता है कि हमें पार्टी से बाहर किया गया है। नहीं, सीपीआई को राष्ट्र विरोधी ना करे, की बात राहुल गांधी खड़े कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं रोक रहा हूं, मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक लेने से पहले मैं अपने दर्शकों को एक चीज बताना चाहूंगा। 2011 में इस देश से 2 लाख स्टूडेंट विदेश में गए। कई बिलियन डॉलर्स का हमें अगर कहा जाए तो हमारी वहां पर खर्चा हुआ। इस देश में प्राइमरी स्कूल का हाल यह है कि सिर्फ 30% छात्र जो हैं वो स्कूल जाते हैं या उनकी पढ़ाई होती है। क्यों? क्योंकि या तो टीचर नहीं होते, या स्कूल नहीं होते, या इमारत नहीं होते। एक है जो आपको पता होगा, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। इस पे क्या हो रहा है? ये बड़े बड़े विषय हैं, इन पे कोई ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है? या हम इसी में पड़े हुए हैं कि किसका अपॉइंटमेंट कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है? सारे पैनलिस्ट से क्विक रिएक्शन एक छोटे से ब्रेक के बाद एक आपका फिर से स्वागत है। मैंने एक बड़ा महत्वपूर्ण यहां सवाल रखा है। मैं माफी चाहूंगा हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं, हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए मैं शो को वाइंड अप कर रहा हूं। लेकिन मेरे सारे पैनलिस्ट जो है उनसे मेरा अनुरोध है, इस सवाल पे बड़ा तवज्जो दें कि इस देश में प्राथमिक शिक्षा जो है उसमें सिर्फ 30% बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और ज्यादातर बच्चे हायर एजुकेशन के लिए बाहर जा रहे हैं। हमें कुछ करना होगा, लेकिन हमें अभी जो करना है वो ये है कि हमारी जनता ने क्या जवाब दिया। ये देखते हैं।
विश्वविद्यालयों को मोहरा बना रही है सरकार। 36% कहते हैं हाँ और 64% कहते हैं नहीं। नहीं कह रहे हैं 64% और 36% कह रहे हैं हाँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। हमारे सारे पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया।